एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पास 50 सब्सक्राइबर का ये फैमिली हो गई है। आई होप धीरे धीरे ये ग्रो करेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि अभी ये 100 टारगेट करेगी, धीरे धीरे करके ये बढ़ती जाए, जिससे कि हम बहुत सारे लोगों से जुड़ सकें और अपना ये जो मटेरियल है, जो बच्चे टीजीटी टीचिंग की, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप फाइट कर रहे हैं फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, तो वो लेवल में आपको वहाँ तक पहुँचा सकूँ, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। तो आप में से जो भी बच्चे जो देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसी से हमारा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और उम्मीद है कि मैं हमेशा आपको हर दिन एक नया ऑथेंटिक मटेरियल आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, ला सकूं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, तो आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थॉमस हार्डी की इम्पॉर्टेंट नोवेल्स। कौन कौन से उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने उनकी बायोग्राफी को भी डिस्कस किया है। थॉमस हार्डी पे हमने एमसीक्यू भी कर लिए हैं, और भी एमसीक्यूज़ आएंगे हर ऑथर से, आप टेंशन मत लीजिए। ये सीरीज़ चलती रहेगी, नेवर एंडिंग सीरीज़ है। तो हर किसी को बहुत सारे क्वेश्चनरीज मिलती रहेंगी विद आंसर्स एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं थॉमस हार्डी की, जिन्होंने बायोग्राफी नहीं देखी है, तो ज़रूर उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो को देखिए। और ये क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इम्पॉर्टेंट है, सो आई एम डिस्कसिंग इट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, तो हम थॉमस हार्डी जी के जो इम्पोर्टेंट नोवेल्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इनका एक नोवेल आया था, द पुअर मैन एंड द लेडी। ये इम्पॉर्टेंट भी है। ये लिखा गया था 1867 में, लेकिन ये एक ऐसा वर्क था जो क्या था, अनपब्लिश्ड था। कहने का मतलब ये है कि ये पब्लिश नहीं हुआ। कौन सा? द पुअर मैन एंड द लेडी। नेक्स्ट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वो ऐसा ही पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल ऑफ थॉमस हार्डी वॉज अनपब्लिश्ड। तो दैट वॉज द पुअर मैन एंड द लेडी। या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, द पुअर मैन एंड द लेडी कब लिखी गई, तो 1867। नेक्स्ट है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री। ये एक रूलर पेंटिंग है डच स्कूल की। 1872 में ये एक सबटाइटल था, एक्चुअली दिस इज द सबटाइटल, अ रूलर पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल 1872। तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, टाइटल है, सब टाइटल है किसका, अंडर द ग्रीन वुड ट्री। नेक्स्ट वर्क था इनका, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये 1874 में इनका ये वर्क आया था। इसके बाद नेक्स्ट वर्क जो इनका था, दैट वाज द रिटर्न ऑफ नेटिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1878 में आया था, द रिटर्न ऑफ नेटिव। इसके बाद था द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल मेक इट श्योर दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसको ज़रूर पढ़ना। मैं डिटेल में भी आगे एक्सप्लेन करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। आज हम सिर्फ इनके इम्पॉर्टेंट नोवेल्स को देख रहे हैं, फिर एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 1886 में इनकी आई थी द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। फिर 1892 में आती है टेस ऑफ डी अर्बरविल्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, टेस ऑफ डी अर्बरविल्स। तो ये 1892 में आई थी। और उसके बाद आती है द ज्यूड ऑफ द ऑब्सक्योर। ये इनकी आई थी 1895 में, 1895। तो प्लीज़ ये ध्यान दीजिए, ये सारी इनकी क्या है, महत्वपूर्ण नोवेल्स हैं। तो इन्होंने सिर्फ नोवेल्स नहीं लिखे, इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी थी। तो शॉर्ट स्टोरीज़ का भी कलेक्शन दिखाते हैं आपको। शॉर्ट स्टोरी में इनकी थी जैसे हाउ आई बिल्ट माई हाउस। ये इनकी पहली स्टोरी थी, फर्स्ट स्टोरी। कौन सी? हाउ आई बिल्ट माई हाउस। देखिए, वेसेक्स टेल्स, इनको वेसेक्स नोवेलिस्ट कहा जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और हमने एमसीक्यू में किया भी है, तो हम थॉमस हार्डी जी को ही कहा जाता है। तो वेसेक्स टेल्स भी इन्होंने लिखी थी, शॉर्ट स्टोरी, मतलब ये इनकी शॉर्ट स्टोरी थी, 1888 में आई थी। फिर आता है द लाइफ लिटिल आयरनीज, मतलब लाइफ की थोड़ी बहुत व्यंग्यात्मक। आयरनीज का मतलब होता है व्यंग। तो 1894 में ये वर्क आया था। इसके साथ साथ इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ भी, ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ थी। इससे पहले हमने कर लिया इनकी इम्पॉर्टेंट नोवेल्स कर ली। अब वी आर डिस्कसिंग इनका पोइट्री कलेक्शन। पोइट्री में इनका क्या क्या कलेक्शन था, तो सबसे पहले देखते हैं
वेसेक्स पोएम्स एंड अदर वर्ड्स, ये 1898 में आई थी। ये इनकी पोएम का कलेक्शन था। पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, जो पोएम्स हैं पास्ट और प्रेजेंट की, ये 1901 में, ये भी इनका एक पोइट्री कलेक्शन था। टाइम्स, लाफिंग स्टॉक एंड अदर पोएम्स, टाइम, लाफिंग स्टॉक्स एंड अदर पोएम्स, ये पोएम आई थी 1909 में, ये भी इनका पोइट्री का कलेक्शन है। सटायर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, सटायर भी मुझे पता है, सबको पता होगा। सटायर की स्पेलिंग यहाँ गलत है, SATT आना चाहिए सटायर। इसका मतलब होता व्यंग करना। ऑफ सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों का, 1914 में आया था। मोमेंट्स ऑफ विजन, मोमेंट्स ऑफ विजन भी इनका एक पोइट्री कलेक्शन है जो 1917 में आई थी। एंड द कलेक्टेड पोएम्स कर भी पोएम्स का कलेक्शन आया था 1919 में। तो हमने अभी इनके नोवेल्स देख लिए, इनकी शॉर्ट स्टोरीज देख ली, और हमने इनका पोएट्री कलेक्शन देख लिया। इतना ही नहीं, थॉमस हार्डी जी का और भी बड़ा योगदान रहा है, और वो ड्रामा के सेक्टर में भी रहा है। तो कहने का मतलब है इन्होंने ड्रामाज भी लिखे। तो जरा हम ड्रामाज को अगर देख लें, तो ड्रामा में इनकी आती है आपकी द डायनेस्टीज़, जस्ट अ मिनट, द डायनेस्टीज़ ऑन नेपोलियन वॉर, ये 3 पार्ट्स में आई थी। जो ये ड्रामा था द डायनेस्टीज़ ऑन द नेपोलियन वॉर के टाइम पे ये 3 पार्ट में आया था। ऑन द एडवाइस ऑफ जॉर्ज मेरिड, हैरी डिड नॉट गेट द पुअर मैन एंड द लेडी पब्लिश्ड। कहने का मतलब है किसकी वजह से, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, हमने जब इनके नोवेल्स हम कर रहे थे तो वहाँ पर हमने बात करी थी पुअर मैन एंड द लेडी, ये कभी पब्लिश नहीं हुई। तो पब्लिश ना होने का कारण क्या था, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि क्या रीज़न रहा था कि ये पब्लिश नहीं हो पाई। तो ये पब्लिश किसकी वजह से नहीं हो पाई, क्योंकि जॉर्ज मेरिट ने इनको पब्लिश नहीं होने दिया। ऑन द एडवाइस ऑफ जॉर्ज मेरिट की वजह से ये कभी पब्लिश नहीं हो पाई। कौन सी वर्क पब्लिश नहीं हो पाई, द पुअर मैन एंड द लेडी। प्लीज़ ध्यान रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इनकी डेस्परेट रेमेडीज एंड अंडर द ग्रीन वुड ट्री। ये जो डेस्परेट, एक्चुअली प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, फर्स्ट ये इन्होंने ये फर्स्ट गलत टाइप हो रखा है, मैं आपको वैसे ही बता दूँ, द डायनेस्टीज़ का यहाँ तक है। सेकेंड आ जाता है द डेस्परेट रेमेडीज अंडर द ग्रीन वुड ट्री। तो ये वर्क इनका जो था, ड्रामा जो था, एनोनिमसली था। एनोनिमसली का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें कोई नाम नहीं था, बिना नाम की ये वर्क जो था ये पब्लिश किया गया था। कौन सा वर्क ऐसा था जिसमें नाम नहीं था इनका, डेस्परेट रेमेडीज एंड अंडर ग्रीन वुड ट्री। इसके बाद नेक्स्ट वर्क आता है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज बहुत अच्छी वर्क है, ड्रामा है इनका। ये पब्लिश हुआ था इन्हीं के नाम से, मतलब कि थॉमस हार्डी जी ने अपना नाम यहाँ पर दिया था, तो इन्हीं के नाम पर ये अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। एक्चुअली होता यह है कि इसमें एक लड़की रहती है, उसकी ब्लू आंखें रहती हैं, तो उसी के बेस पे एक लव कपल है, तो उसी के बेस पे लड़की ब्लू आइज के नाम से उन्होंने ये टाइटल रख दिया था। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पब्लिश जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, पब्लिश अंडर हिज नेम, ठीक है। तो कहने का मतलब है थॉमस हार्डी जी ने यहाँ पर अपना नाम दिया था, वहाँ पब्लिश हुआ, क्योंकि इससे पहले 2 क्या है, ये तो पब्लिश ही नहीं हुई। ये जो पब्लिश हुई इनमें इनका नाम नहीं था, और इसमें क्या हुआ, इनका नाम आया। तो कौन सा वर्क है जिसमें इनका नाम आया, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। कृपया याद रखें इसको, राइट। नेक्स्ट आया था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। हार्डी जी ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था वेसेक्स को। तो वेसेक्स की अगर कहें जिक्र किया गया है पहली बार, तो वो कौन से वर्क में किया गया है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो हार्श क्रिटिसिज्म रहे हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ द ज्यूड द ऑब्सक्योर। एक्चुअली द ज्यूड द ऑब्सक्योर इनका जो वर्क था, इसमें हार्डी जी को बहुत ज़्यादा आलोचना सुनने को मिली, बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, निंदा हुई, आलोचना हुई, जिसकी वजह से हार्डी जी ने नोवेल लिखना बंद कर दिया। मतलब वो इतने डेस्परेट हो गए, इतना उनका मन इतना ख़राब हो गया कि आलोचना सुन सुनकर, कौन से वर्क से, ज्यूड द ऑब्सक्योर,
इसके ऊपर जब उनको बहुत सारी आलोचना मिली तो उन्होंने सोचा मुझे नोवेल लिखना छोड़ देना चाहिए, और उसी के बाद उन्होंने पोइट्री में अपना स्थान ग्रहण किया, मतलब शेल्टर, मतलब उसी को अपना घर बना लिया, उसी के नीचे काम करते रहे। तो इसीलिए वो अपने आप को नोवेलिस्ट कम बोलते हैं, ड्रामेटिस्ट कम बोलते हैं, पोइट्री ज़्यादा बोलते हैं कि आई एम अ पोइट। नेक्स्ट आया था वाइफ ऑक्शन एपिसोड, अ मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। जो ये एक वाइफ ऑक्शन एपिसोड रहता है, जो एक मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज है, यहाँ पर वाइफ का ऑक्शन करता है, मतलब वाइफ को बेच देता है। कौन? अ मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। तो इसकी बात बताई गई है ये वर्क में। इसका एक कोटेशन भी आता है, वो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे यही कोटेशन है, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। कहता है कि खुशी तो कभी कभार आने वाला एक एपिसोड का हिस्सा है। एपिसोड होता है ना, जैसे ड्रामा होता है, भाई आज ये चल रहा है, कल ये चलेगा, परसों ये चलेगा। तो कहता है खुशियों का जो वो है, ये भी एक त्योहार की तरह है। आम तौर में अगर देखा जाए तो ड्रामा क्या है? ड्रामा ऑफ पेन। ड्रामा ये तो सिर्फ एक दर्द का ड्रामा है, समझो। दूसरी लाइन में ये कहते हैं, एज फ्लाइज टू वेंटॉन बॉयज सो आर वी टू गॉड्स। एक्चुअली वेंटॉन बॉयज किसे कहते हैं? वेंटॉन बॉयज उसे कहते हैं जो खाली घुमक्कड़ होते हैं, जिनका कोई मतलब तो होता नहीं है। फालतू में आवारागर्दी करने वाले बच्चे होते हैं ना, लड़के होते हैं, छोटे होते हैं उम्र का, इतना तहजीब पता नहीं होता है जीवन है क्या, तो घूमते रहते हैं ऐसे ही। तो वो इसी को कह रहा है, जिस तरीके से जो फ्लाइज टू वेंटन बॉयज, जैसे वेंटन बॉयज मतलब जिनका कोई काम नहीं है, खाली मक्खी मारने का काम है, सो आर वी टू गॉड, उसी प्रकार हम भगवान के लिए भी हैं। मतलब भगवान हमें मक्खी की तरह ही समझते हैं। दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स। कहते हैं कि भगवान जो है वो हमको मतलब खेल की तरह मार देते हैं, अपने खेल के लिए वो हमारी मृत्यु कर देते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज का जो ये वर्क है, ऊपर वाले में तो हैप्पीनेस वाले को बता दिया, लेकिन नीचे वाले में इन्होंने ये टेस ऑफ डी अबरविल से लिया गया है कि वो कहते हैं कि हाँ, भगवान के लिए हमारा तो हमें मारना एक खेल है, खेल के लिए मजाक मजाक में मार देते हैं, भगवान हमारी मृत्यु कर देते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों कोटेशन समझ में आ गई होंगी। जिन बच्चों को नहीं आई फीडबैक में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोगों को कोई संदेह है, डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूँ। दैट इज़ माय जॉब। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, भले थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली आई विल गिव यू द रिप्लाई। तो आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। हार्डी वॉज अ पेसिमिस्ट। देखिए हार्डी जी का जो, क्योंकि वो पेसिमिस्ट का मतलब मैंने लिखा है यहाँ पर, निराशावादी थे वो। तो वो निराशावादी इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने बहुत आलोचनाएं सुनी, किस में? द ज्यूड एंड द ऑब्सक्योर, अपने वर्क से। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो कहीं ना कहीं वो अपने निराशे, इसी वजह से उनके अंदर एक निराशावादी गुण आ गया, पेसिमिस्ट बन गए वो। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, इन ड्वेलिंग इनहेरिट। ये कहते हैं कि इमिनेंट विल ऑफ द कैरेक्टर। एक्चुअली हुआ क्या, जो इनका इनहेरेंट, या आप कह सकते हैं इनहेरेंट इमामेंट। इमामेंट का मतलब क्या था? इनड्वेलिंग का मतलब, एक्चुअली इनड्वेलिंग और इनहेरेंट दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब होता है अंदर की जो इच्छा होती है, विल, अंदर की इच्छा, जो हमारे अंदर कोई इच्छा होती है। विल इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डीज नोवेल। तो हार्डी जी का जो भी नोवेल है वो उनके अंदर की छुपी हुई जो उनकी इच्छाएं हैं उसको प्रस्तुत करता है, राइट। फिर नेक्स्ट वर्ड आया क्रैश कैजुअलिटी। तो क्रैश कैजुअलिटी जो था, और डांस और डाइसिंग टाइम, ये लिया गया है, आर टेकन फ्रॉम द हैप सबटाइटल। ये जो हैप एक सबटाइटल है, हैप का नाम है यहाँ पर सबटाइटल, तो उसके लिए क्रैश कैजुअलिटी और डाइसिंग टाइम का ये जो लिया गया है, ये किससे लिया गया है? हैप से लिया गया है। ये वर्क आता है तो इससे पूछा जा लेता है कभी कभी क्वेश्चन। द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज का सबटाइटल क्या था? द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ अ कैरेक्टर। सबटाइटल अगर पूछ ले तो आपको याद आना चाहिए मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज का द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ अ कैरेक्टर। और अगर वो पूछ ले इन टेस, टेस में हार्डी जी
का क्या रहता है, टेस्ट में हार्डी जी क्या कहते हैं, गॉड इज रेफर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल्स। कहते हैं कि भगवान को जो मृत्यु ना हो उसका क्या, जो मृत्यु हुई ना हो किसी की, इमोर्टल है भाई, वो कभी मरेगा ही नहीं, अमर रहेगा, उसका उस भगवान को उसने क्या दर्जा दिया है कि वो क्या है, प्रेसिडेंट है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, हमने इस वर्क को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में इनका एक एक वर्क को एक्सप्लेन कर दूंगी, बट हमारी सीरीज़ भी चलती रह रही है साथ साथ में, तो जैसा मुझे टाइम लगेगा मैं उस अकॉर्डिंग भेज दूंगी। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप कृपया करके अपनी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताते रहिए, रोज़ाना तैयारी ढंग से करिए, जम के करिए, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। आपके जितने भी ये एलटी का, अगर आप उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं सारे वही ऑथर्स को ले रही हूँ जो ऑथर्स आपके एलटी में मेंशन किए हैं सिलेबस में। तो यू गो थ्रू इट, व्हाट एल्स आई एम गिविंग यू। आई होप यू लव इट एंड लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।